हम लोग आवर कॉन्स्टिट्यूशन पर फोकस कर रहे थे। पिछले लगातार 2 क्लास में हमने यह बतलाने का प्रयास किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों एडॉप्ट किया गया है, साथ ही साथ हमें नियम और कानून की ज़रूरत क्यों है। बच्चों, यह बिल्कुल क्लियर है कि एक क्लास में विद्यार्थी और विद्यार्थी के बीच भी कुछ नियम बनाए गए हैं। हाउ टू रिस्पेक्ट सीनियर्स, हाउ टू लव जूनियर्स, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टुवार्ड द स्कूल। स्कूल और पेरेंट्स के बीच भी नियम है। अगर हम अपने परिवार की बात करें तो हमारे परिवार में भी कुछ ऐसे नियम हैं जिस नियम को फॉलो परिवार के सारे सदस्य करते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोगों को मेनली बात करनी है द ड्वारी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की। यद्यपि शुरू से ही हमारे समाज में सामाजिक बुराइयां अनेकानेक थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, ये सब प्रमुख छूत वाले रोग थे। एक तरह से यह डिजीज था। अगर हम बात करें ड्वारी पर, तो ड्वारी जबरदस्ती लेन देन करने की चीज है नहीं। अगर हम रामायण काल की बात पर जाएं, और अभी अभी धारावाहिक भी दिखाया है रामायण सीरियल, उसमें यह स्पष्ट रूप से बताया है कि जब सीता की विदाई हो रही थी तो ऐसा प्रतीत होता था कि जनक पूरे मिथिला को अयोध्या दे देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यह खुशी पूर्वक दिया गया उपहार दहेज कहलाता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें विकृतियां आती गई और अब दहेज देने के बदले दहेज का डिमांड होने लगा। वर पक्ष वधू पक्ष से शादी के एवज में जो पैसे सामान का लेन देन करता है, इसी को हम लोग दहेज कहते हैं। दहेज एक प्रथा से शुरू हुई थी और बाद में कुप्रथा में कन्वर्ट हो गई। इसको लेकर जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो ये कानून बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि दहेज को लेकर अनेक लड़कियों को अपना जीवन से हाथ धोना पड़ा। समाज में, परिवार में प्रताड़ित की गई, परिवार को तनावग्रस्त कर दिया गया। ये सारी सिचुएशन को देखते हुए हमारे पार्लियामेंट ने कानून बनाई, जिसको हम लोग ड्वारी एक्ट 1961 के नाम से जानते हैं। इसमें यह क्लियर कर दिया गया कि दहेज बिना लिए और दिए शादी विवाह का काम संपन्न कराना होगा और इसमें जनरल पीपल को आगे आना पड़ेगा। लेकिन बच्चों, दहेज कोई नेचुरल गिफ्ट तो है नहीं, यह हमारे समाज की से ही उत्पन्न एक कुप्रथा है। सरकार यदि इस पर शक्ति दिखाई तो हम लोग सरकार को नकार देते हैं। इस प्रकार की घटना 1974 में घटी। तब प्रधानमंत्री भारत के श्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने इस दहेज एक्ट को सख्ती से पालन करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन हमारे ही समाज के लोग, हमारे और आपके परिवार के लोग दहेज के रूप में रात्रि के समय गाड़ी पर लादकर सामान लड़का पक्ष को पहुंचाते थे। एकाध अगर मामले आ भी गए सामने तो भारी रकम थाने पर देकर इस विवाद को सलटा जाता था। तो ये सारी कुरीतियां जो हमारे बीच में हैं, इसको लेकर 1977 में हमारे देश की जनता कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंक दी। इसका मतलब यह हुआ कि समाज के द्वारा जो उत्पन्न की गई समस्या है, वह समाज के द्वारा ही उसका हल संभव है, भले ही उसके लिए चाहे हम नियम जितना कठोर बना दें। वर्तमान में भी यह नियम इतना आसान नहीं है, काफी कठोर है। बिहार सरकार ने भी इसको बड़ी बाई फोर्सली लागू करने की बात की है। लेकिन फिर भी आज जिससे भी पूछो, किसी भी शादी का स्टेटस देखो, लाखों लाख रुपए उस शादी में खर्च किए जा रहे हैं। ये सारी कुरीतियां को खत्म करने के लिए 1961 में एक कानून लाया गया और इसी कानून के तहत दहेज प्रथा को खत्म करने का काम करने की बात कही गई। यह क्लियर कर दिया गया कि अर्लियर ड्वारी
was given by choice as a gift to the bride and bride to the secure them financially, but now it has taken the shape of the forced custom, expensive gift, property, money, other valuable assets demanded by the groom's family are given to the bride parents at the time of the marriage. Hence, in our country, women are ill-treated. Those women who does not come with wealth, they will be denied in that family. So, in our society, dowry is essential. Regarding this, act must be enforced. In order to stop this evil practice in India, the dowry system was banned by the Passing Act Dowry Act 1961. Now we are just going to talk about Constitution, Indian Constitution of 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण का काम बहुत कुछ हो चुका था। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4-5 बातों की प्रमुखता है, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को देखते हैं तो प्रेम्बल से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए है, हमारे हित में काम करती है और सब में एक रूपता रखती है। सेकेंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के लिए भी गाइडलाइन जारी किया है। वह कहा है कि जिस सरकार के देख रेख में अगर देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लूट हत्या अपराध हो रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है, बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, तो सरकार को नैतिकता के तौर पर रिजाइन कर देना चाहिए। यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। लेकिन उसमें एक और सर्कमस्टेंस दिया गया कि कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ कोर्ट का शरण नहीं ले सकता है। मतलब कोर्ट में यह चैलेंजेबल नहीं है, यह मोरल इशू बना दिया गया कि नैतिकता के तौर पर सरकार को अपना रिजाइन कर देना चाहिए। थर्ड, राइट्स एंड ड्यूटी। हमारे देश के और सिटीजन्स को 6 ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं और 10 to 12 फंडामेंटल ड्यूटी मिला हुआ है। मोस्ट ऑफ द पीपल ओनली टॉक अबाउट देयर राइट्स, दे डू नॉट वांट टू डू देयर ड्यूटी। दैट इज नॉट ए प्रॉपर वे। फर्स्ट वी हैव टू do our duty, then right ultimately come in our hands. So keep it in your mind. Right, fundamental right is very essential all over the world, but in our country most of the people also enjoy their fundamental rights. अगर हम बात करें सऊदी अरब की, the people of Saudi Arabia do not enjoy their fundamental rights because they have no more and more fundamental rights. They have to only do their duty. पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसे देश हैं जहां पर अभी फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी की चर्चा भी नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन 4-5 बातों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है और इसके बारे में हम लोग और विस्तार से अगले क्लास में जानेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।